थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझेंगे, जैसे कि जैसे कि 2D हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो इसमें ना ऐसे होता है कि ये तो हो गया ऊपर वाई एक्सेस, इसको वाई बोल देते हैं, इसको वाई डैश बोल देते हैं, ऐसे ही इसको एक्स बोल देते हैं, और इसको एक्स डैश बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया, हमारे चार क्वाड्रेंट्स हो गए जब ग्राफिकली किसी चीज को टू डायमेंशनल प्लेन पर रिप्रेजेंट करा जाता है। इससे पहले जब हम और छोटी क्लास में थे, तो और छोटी क्लास में हमने सिर्फ एक ही डायमेंशन देखी थी, उसको हम बोलते थे नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम ये बोलते थे, यहाँ तो इसको मैंने बोल दिया था ओ ओरिजिन, यानी कि 0,0, क्योंकि एक्स था और वाई था। यहाँ पर हम केवल एक ही नंबर की बात करते थे कि वो बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा, और इधर बढ़ते बढ़ते माइनस इंफिनिटी पर, और ये सेंट्रल वाला पॉइंट था, ये जीरो था। तो सिर्फ एक ही नंबर की बात करी जा रही थी। तो एक ही नंबर मतलब एक ही डायमेंशन। तो ये था वन डायमेंशनल। तो जब वन डायमेंशन होता है, तो वन डायमेंशन में इसके जो बनता है, हमारा जो ग्राफ बनता है, उसके कितने हिस्से होते हैं बेटा? एक हिस्सा तो ये हो जाता है इधर वाला, और एक हिस्सा ये हो जाता है इधर वाला। तो इसके कितने हिस्से हो गए? इसके दो हिस्से हो गए, दो हिस्से। तो ये कैसे निकाला आपने? क्योंकि वन डायमेंशन थी, वन डायमेंशन मतलब 1D, तो वो क्या हो गया? 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 मतलब कितना? कि ये पूरे प्लेन को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही जब दो डायमेंशन थी, एक्स और वाई, तो 2D, जब टू डायमेंशन थी तो उसको क्या करा? 2 की पावर 2, यानी कि ये पूरा प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो वन डायमेंशन को मैं बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। टू डायमेंशन को मैं बोर्ड पर बना सकता हूँ, आप भी अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। जो थ्री डायमेंशन है ना, 3D, तो थ्री डायमेंशन को पढ़ने के लिए, थ्री डायमेंशन के लिए एक वीडियोग्राफिक व्यू चाहिए। वो थ्री डायमेंशनल व्यू यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो आपसे टीचर एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आप थ्री डायमेंशन में कोई चीज बनाकर दिखाएं। ठीक है। तो इतना ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट की वो, मतलब आपसे उम्मीद भी नहीं करता कोई भी। ठीक। टीचर के लिए भी मुश्किल है बहुत बनाना। तो क्या देखते हैं कि जब वन डायमेंशन था तो वन डायमेंशन के तो दो पार्ट्स हो गए, जब टू डायमेंशन था तो पूरे प्लेन के चार पार्ट्स हो गए, जब थ्री डायमेंशन होगा ना, तो बेटा उसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 पार्ट्स। तो जो जब चार पार्ट्स हो जाते हैं तो उसको बोल देते हैं क्वाड्रेंट्स, तो जब थ्री पार्ट्स हो जाते हैं तो उनको बोल देते हैं ऑक्टेंट्स, उनको बोलते हैं ऑक्टेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमसे एक तो क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे कि हमको कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर केवल एक्स होता है वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में होता है एक्स और वाई, थ्री डायमेंशन में तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज दे रखी होंगी, और ये बताना होगा कि वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो एक बहुत आसान सा टेबल है, वो टेबल याद करना है आपको। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेंट ही क्यों बनेंगे। कोई भी जब 3D फिगर हम बनाएंगे, तो 3D फिगर को जब 3D ज्योमेट्री में लोकेट करने की कोशिश करेंगे, 3D ज्योमेट्रिकल प्लेन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसके 8 पार्ट्स बनेंगे। वो जो अलग अलग 8 पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम ऑक्टेंट्स बोल देते हैं। ठीक है। तो जरा देखिएगा, अ, एक टेबल बनाएंगे, इधर लिखना बेटा ऑक्टेंट्स, और इधर लिखना कोऑर्डिनेट्स। ऑक्टेंट्स इस तरफ, और कोऑर्डिनेट्स इस तरफ, नीचे की तरफ। ऑक्टेंट्स कितने बनेंगे? 8। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ, सेवंथ,
और 8th, ये 8 ऑक्टेंट हो गए। कोऑर्डिनेट्स x, y और z। तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं? इसको ऐसे करेंगे, z वाले में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लस 4 माइनस। फिर y वाले में कैसे करेंगे? डबल प्लस डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, 4 बार प्लस 4 बार माइनस, फिर इधर डबल प्लस डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, ये कर दिया। उसके बाद जब x की बात करेंगे तो इसमें भी डबल प्लस डबल माइनस होगा, लेकिन पहला प्लस और आखिरी प्लस इस तरह से, फिर डबल माइनस, फिर डबल प्लस, फिर डबल माइनस, ऐसे करते हैं। पहला प्लस, इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, इधर डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस। यहाँ क्या होगा? 4 बार प्लस 4 बार माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, ऐसे करके याद करना है इसको। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ रहे हैं? अभिनव, अर्जुन, भव्या, भूमि, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये टेबल आपको रटनी है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसको आपको रटना है। अब जुगाड़ जो है वो ये है कि z में आपने क्या करा? 4 बार प्लस 4 बार माइनस। y में क्या करोगे? 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। और x में क्या करेंगे? पहला भी प्लस और आखिरी भी प्लस, और बीच में डबल माइनस, डबल प्लस डबल माइनस, ये करना है। अब क्या करो, अब आप आ जाइए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 271, इसमें इन्होंने फिगर दे रखी है। इन फिगर 12.3, इफ p इज 245 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ f। वो पूछ रहे हैं, हालांकि ये फिगर वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो आ जाता है तो क्या करें? देखिएगा पेज नंबर 271, एग्जाम्पल 1 और फिगर 12.3 है। तो फिगर बनाऊंगा सबसे पहले मैं। ये है y, ये है z, और x को इन्होंने दिखाया है आगे की तरफ, ऐसे x है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि P पॉइंट तो बेटा यहाँ पर है, इस जगह है पॉइंट P, ठीक है, और F पॉइंट यहाँ पर है, F। अब वो बोल रहे हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं 245, कोऑर्डिनेट्स P के हैं 245, तो वो बोल रहे हैं F के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो आप ये देखिएगा कि P से F तक जाने में क्या चीज कम या ज्यादा हो रही है, बस ये देखना है, बस ये चीज देखनी है। देखो x में है 2 वैल्यू, ठीक, तो हम P से F तक जा रहे हैं। P से F तक जाने का मतलब क्या है? ये आप कहाँ पहुंच रहे हैं? आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपने y वाली जो वैल्यू है, y वाली वैल्यू जो बीच में लिखी हुई है, ये आपने घटाकर बिल्कुल जीरो कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है? ये z एक्सिस के सामने है। भाई ये जो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा ना होकर ये सामने की तरफ है। तो
एक्स जो है, एक्स में अगर कुछ कम या ज्यादा करना होता तो हम क्या करते हैं, हम पी से आगे की तरफ आते या पीछे की तरफ जाते, तो एक्स में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, जेड में कुछ ज्यादा या कम करना होता तो मैं पी से ऊपर की तरफ जाता या नीचे की तरफ जाता, तो हम ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, नीचे भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स में कोई चेंज नहीं है, जेड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो वाई में बढ़ते हैं तो आगे की तरफ, और घटते हैं तो पीछे की तरफ, तो मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, तो हमारा जो वाई वाला वैल्यू है 4, ये घटकर 0 हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 0, 5। आप देखिए ना कि P कहाँ पर है, P एक्चुअल में ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये ठीक इसके सामने है P। तो आपने घटाकर इसको वापस कहाँ पर ला दिया, आपने इसको ओरिजिन के सामने लेकर आ गए आप इसको। तो जो आपका y वाली वैल्यू है, वो y वाली वैल्यू 4 से घटकर 0 ऊपर आ गई, x उतना ही रहा, z उतना ही रहा। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर एक बार और बता दीजिए। दोबारा बता देता हूँ। आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमने जो ये फिगर बनाई है, इस फिगर को मैं दोबारा बना देता हूँ। एक्चुअल में ये एक स्क्वायर है, और अगर इसमें वाई एक्सिस यहाँ पर दिखाया है और जेड एक्सिस यहाँ पर दिखाया है। अब अगर इसी स्क्वायर को हमें 3D में दिखाना है, 3 डायमेंशन में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो आगे की तरफ बढ़ाकर दिखाना यहाँ तो बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, तो वो जो आगे की तरफ वाला है उसको हम ऐसे टेढ़ी एक्सिस बना लेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्स। तो इसको मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट पी ये है, पॉइंट पी ये है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, पॉइंट एफ तक आ रहा हूँ, तो पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 4, 5। यानी कि ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, तो आप यहाँ तक 4 तक आ गए। अगर आप वापस यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपने जो 4 स्टेप आप आगे बढ़े थे पॉइंट पी तक, आप वापस यहाँ पर आ गए, तो यहाँ y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0। और z की वैल्यू बढ़ाने या घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p से ऊपर उठोगे तो z की वैल्यू बढ़ेगी, p से नीचे जाओगे तो z की वैल्यू घटेगी। तो आप ऊपर या नीचे तो गए नहीं, तो z की वैल्यू तो सेम रहेगी, 5। क्यों, क्योंकि z कहाँ पर दे रखा है, z दे रखा है वर्टिकल एक्सिस पर, ऐसे ही x दे रखा है इस सामने वाली एक्सिस पर। तो आप p से आगे की तरफ तो नहीं आए, आप तो वहीं के वहीं हो, बस लेफ्ट में मुड़ गए, तो x वाली वैल्यू भी सेम रहेगी। सिर्फ y वाली वैल्यू घटकर कितनी हो गई, 0 हो गई। बताइए अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे भी बता दें, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए। अच्छा, और आपकी एक डाउट दूर कर देता हूँ कि ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन जनरली पेपर में आता नहीं है। ठीक है ना, फिगर वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में टीचर भी देते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। अब आप ये देखें कि जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 2 है, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स -3, 1, 2 एंड -3, 1, -2 लाई। तो एग्जांपल 2 देखिएगा। एग्जांपल 2 में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट है -3, 1, 2, -3, 1, 2। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, x होना चाहिए नेगेटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। तो x नेगेटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, ऐसा तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड ऑक्टेंट में नजर आता है। ठीक है, और देख लेना कि एक ही ऑक्टेंट होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचोगे नहीं ऐसा दूसरा भी ढूंढूं कहीं पर, मिलेगा नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना चाहे तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, ऐसे रोमन में मेंशन कर देना सेकंड ऑक्टेंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है वो देखिए, सेकंड पॉइंट एग्जांपल 2 में बेटा सेकंड पॉइंट दिया है -3, 1, -2, -3, 1, -2।
अब ये बताना है कि ये कौन से में लाई कर रहा है। तो देखिए x भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव लेकिन y पॉजिटिव। x नेगेटिव, z नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो कौन सा ऑक्टेंट हो गया? सिक्स्थ। बताइए समझ गए कि नहीं? बताओ जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ठीक है। चलिए जी, एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पूरा छोड़ रहा हूँ अपने आप करना, उसमें वही बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। और 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ऐसे ही बता दो। 0. जीरो, बिल्कुल सही। अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। कोई जेड पर लाई करेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट एक्स जेड प्लेन में ही लाई कर रहा है, बस सिर्फ एक्स और जेड प्लेन में, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। 0. ठीक है। तो जिस पॉइंट पर, जिस प्लेन में कोई भी पॉइंट लाई करेगा जिस प्लेन में, तो उसके अलावा जो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट बचता है वो जीरो हो जाएगा। अगर किसी एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है, मान लो एक्स एक्सिस पर, तो उसके लिए वाई भी जीरो, उसके लिए जेड भी जीरो। समझ गए? अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया था, ये 2 उतना ढंग से समझ में नहीं आया, ये प्लेन वाला चक्कर नहीं आया समझ में। तो जरा प्लेन वाला चक्कर समझ लो कैसे होता है ये। प्लेन का मतलब ये है, मान लीजिए ये वाली एक्सिस वाई है और ये वाली एक्सिस जेड है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या है कि उसमें वाई और जेड के प्लेन में ही बनेगा। मतलब वाई से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जेड एक्सिस के पैरेलल और जेड से एक लाइन ड्रॉ करी वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये एक प्लेन बन गया। इसको मैंने बोल दिया वाई जेड प्लेन। तो इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो बेटा एक्स एक्सिस जो मैंने टेढ़ी लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या है कि आगे की तरफ। तो ये पॉइंट आगे की तरफ तो है ही नहीं, ये पॉइंट वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा। समझ गए? प्लेन का मतलब समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना, नेम द ऑक्टेंट। ये 2 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। बस ये देखना है कि जैसे पहला पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3 में हमारा एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो कौन सा ऑक्टेंट है? फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ऐसे आपको बस ऑक्टेंट का नाम बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमिन अ प्लेन नोन एज। अगर एक्स एक्सिस को ले लिया जाए और वाई एक्सिस को ले लिया जाए, उन दोनों को ज्वाइन करके एक प्लेन बनाया जाए, तो उस प्लेन को क्या बोलेंगे? बताओ Y plane. क्या? XY plane. एक्स वाई प्लेन, बिल्कुल सही। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। जैसे यहाँ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की हेल्प से हमने कौन सा प्लेन बना दिया था? वाई जेड प्लेन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म के होंगे? किस फॉर्म के? एक्स कॉमा वाई। भाई पहला जो प्लेन है, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स की वैल्यू डिटरमिन करेगा और दूसरा जो है वो वाई की वैल्यू बताएगा हमको। तो एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होंगे वो। थर्ड है कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड्स द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं? 8 ऑक्टेंट्स। ठीक। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला टॉपिक जो है ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम निकाला करते थे उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते थे बेटा, उसको बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, बस उसमें एक चीज और आ जाएगी। आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में होता था ये सब कुछ।
तो नोट करें, डिस्टेंस फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख लेना इन 3D। तो अगर P एक पॉइंट है x1, y1, z1 और Q एक दूसरा पॉइंट है x2, y2, z2, तो PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस एक टर्म और आ जाएगी z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतना है, तो आपका इसमें बस z वाला कोऑर्डिनेट और आ गया। इसी तरह से आप एग्जांपल नंबर अगर ये देखेंगे 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो देख लो बेहद आसान है। मैं छोड़ दूं इसको, यस सर। बताइए। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। अगर हमारा PQ, आप PQ निकालेंगे, आप PR निकालेंगे और आप QR निकालेंगे, तो PQ निकालो, QR निकालो और PR निकालो। अगर इनमें कोई भी दो लाइंस का सम तीसरी लाइन के बराबर आ जाता है तो आप कह देंगे कोलिनियर है। बताइए, ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। छोड़ दूं मैं एग्जांपल नंबर 4 भी छोड़ दूं? बताइए। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 में छोड़ रहा हूँ, उसके बाद देखना एग्जाम्पल नंबर 5। अब ये बोल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, आर द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एग्जाम्पल 5, तो बेटा ए दे रखा है कितना, 369, बी दे रखा है 10 20 30, और सी दे रखा है 25 माइनस 41 और 5। 25 माइनस 41 कॉमा 5। आप क्या करें, ए बी जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो ए बी मत निकालो, ए बी स्क्वायर निकालो। ए बी स्क्वायर निकालेंगे ना तो बेटा इस अंडर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंडर रूट, हाँ सॉरी मैं अंडर रूट गलत लगा रहा हूँ। जब ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 30 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो यहां से ए बी स्क्वायर निकालो, फिर बी सी स्क्वायर निकालो, फिर ए सी स्क्वायर निकालो। आप करिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी। 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस आप करिए इसको। ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तीनों निकालिए। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं, हो जाएगा? शुभंगी, स्वस्तिक, विदुषी, शिवांश, यस सर। हो जाएगा? चलिए मैं छोड़ रहा हूँ फिर यस सर। इसको। मतलब इसमें आपको क्या देखना है, आप ना ये देखना है कि ए बी स्क्वायर निकाल लिया, बी सी स्क्वायर निकाल लिया और ए सी स्क्वायर निकाल लिया। स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि राइट ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, दो साइड्स के स्क्वायर का सम, जिसको पाइथागोरस थ्योरम बोल देते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाए तो आप कहेंगे कि यस, एबीसी की हेल्प से एक राइट ट्राइंगल बनाया जा सकता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई ना हो तो आप ये कहेंगे कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद आप देखिए एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में ये बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन of the set of points such that pa square plus pb square is equal to 2k square where a and b are the points this। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6 में। गिवन पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पर
पी क्या दे रखा है, 3, सॉरी ए दे रखा है 3 4 5, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 4 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए क्या है 3 4 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -1 3 -7, -1 3 -7। तो यहाँ आप देखिए जैसे पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर है, तो आप क्या करिए कि जो p है ना, जब वो बोल रहे हैं कि आपको इक्वेशन निकालनी है, वो बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स p, तो आप p को x y z मान लेंगे। जब इक्वेशन निकालते हैं किसी भी चीज की, जैसे लाइन की इक्वेशन हो, सर्कल की इक्वेशन हो, एलिप्स की हो, पैराबोला की हो, तो उसमें x और y जरूर आता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट पूछ रहे हैं और वो भी पर्टिकुलरली 3D में पूछा जा रहा है, तो उस पॉइंट को आप क्या मानेंगे, x, y, z। तो यहाँ आप बोलेंगे कि लेट p इज इक्वल टू x, y, z। तो p पॉइंट को आपने ये मान लिया। तो जब pa की बात कर रहे हैं तो ये हो गया x1 y1 z1 या x2 y2 z2, और ये हो गया x1 y1 z1। तो x -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 -y1 यानी कि y -4 का होल स्क्वायर प्लस z -5 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर क्या है, x -1 यानी कि x +1 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर प्लस z -7 मतलब z +7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करके अपने आप कर लीजिएगा, छोड़ दूं, कर लेंगे इसको। यस सर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कोई डाउट आए। 12.2 पूरा छोड़ रहा हूँ, करना अपने आप। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा जो 12.3 है, 12.3 में आपको सेक्शन फॉर्मूला करना है। अब सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें हैं, एक तो है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों आप देख लीजिए कैसे करना है। ये मिटा दूं, एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए 12.2 में, कहीं आपको लगता हो कि कोई डाउट आ सकता है, नहीं तो चाहे ट्राई कर लेना, अगली क्लास में पूछ लेना। 12.2 में सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले, और ये हो जाएगा, कोई ऐसी मुश्किल आएगी नहीं किसी क्वेश्चन में। अरे ये बहुत आसान पोर्शन है, किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं अननेसेसरीली भगा रहा हूँ, बता दीजिए। नो सर। ये आसान वाला पोर्शन है, इसी वजह से मैं मतलब थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहा हूँ इसको, कुछ इसमें है नहीं कि मैं इसमें कराऊंगा, टाइम खराब कराता हूँ आपका और अपना भी। ठीक, तो अगला देखते हैं जरा, सेक्शन फॉर्मूला। ये भूमि समझ में आ रहा है? हाँ सर, बस यही कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा पहले वाला और वो वाली टर्म्स ऐड हो गई जेड वाली, बस लेकिन मेरे जेड को वाली टर्म ऐड हुई है, बाकी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहला करा था 10th क्लास में ना, बिल्कुल वैसा ही। सर आज आप इसकी रिकॉर्डिंग और लीनियर की रिकॉर्डिंग भेज देना। दोनों भेज दूंगा, मैं कई दिनों से भेज नहीं पा रहा था। हाँ सर ठीक है। चलिए जी, अगला टॉपिक नोट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये आपको ना सिर्फ, अगर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे अगर उसके हिसाब से सोचना है तो फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले को याद रख लो। और मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ये और समझ लें कि एक्सटर्नल डिवीजन होता कैसे है। देखो, अगर कोई एक पॉइंट मुझे यहाँ पर दिया है P,
और कोई पॉइंट यहां पर दिया है Q। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटरनल डिवीजन। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, और ये बीच में कोई पॉइंट है R। ये अगर इस लाइन PQ को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है तो मैं इसको लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। वो आपसे R के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे। तो ये वही हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, और फिर एक टर्म और आ जाएगी m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप ये देखिए जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा टर्म आई, इसमें भी एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई, बस ये। तो ये तो हुआ इंटरनल डिवीजन के बारे में। इंटरनल डिवीजन के बारे में तो हमने देख लिया, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। क्या तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होता है और पहले क्या उसका मतलब होता है। तो अब आप नोट करें एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा कि मान लीजिए एक पॉइंट P यहाँ पर है और एक पॉइंट Q यहाँ पर है। अब हमें इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करना है, मतलब हमें लाइन के बीच में नहीं रहना, हमें लाइन के बाहर रहते हुए इस लाइन को डिवाइड करना है। कैसे? ये मैंने एक पॉइंट ले लिया R जो कि लाइन के बाहर है। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, P से लेकर R तक का जो भी डिस्टेंस है m1, और Q से लेकर R तक का जो भी डिस्टेंस है वो क्या m2। Q से R तक का जो भी डिस्टेंस है वो m2। वही तो था पहले भी, P से R तक का डिस्टेंस m1 और Q से R तक का डिस्टेंस m2। अब P से R तक का डिस्टेंस वही m1 रखा इसको, और जो Q से R तक का डिस्टेंस है इसको क्या रख दिया m2। ठीक, तो अब हम बोलेंगे कि लाइन एक्सटर्नली डिवाइड हो गई। पॉइंट अब P और Q के बीच में लाई नहीं करेगा, बाहर लाई करेगा। तो ऐसे में कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या हो जाएगा? अच्छा, P के कोऑर्डिनेट्स बेटा वही है x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट्स वही हैं x2 y2 z2। तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या अंतर आता है, ये ऊपर प्लस नीचे प्लस दोनों को चेंज करके माइनस कर दो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ये क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1z2 माइनस m2z1 अपॉन m1 माइनस m2। बस कुछ भी नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन जो है, एक्सटर्नल डिवीजन में बस इंटरनल डिवीजन में जहां जहां पर प्लस साइन है वहां सब प्लस हटा दीजिए और सब जगह आप माइनस लगा दीजिए, बस ये अंतर है उसमें। बताइए जी, फॉर्मूला तो क्लियर दोनों दोनों फॉर्मूले सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप ये सोचिएगा कि अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि भाई दो पॉइंट्स हैं और उसका आप मिड पॉइंट बताएं कि मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th में करते थे वैसे यहाँ पर भी करेंगे, बस इसमें एक z और आ जाएगा। तो नोट करें मिड पॉइंट फॉर्मूला।
मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू कॉमा z1 प्लस z2 बाई टू। बस ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब आप इसके क्वेश्चंस करने शुरू करो, मतलब बिल्कुल जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा था, बल्कि अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, आपको क्वेश्चंस भी सेम मिलेंगे इसमें। बस क्या है कि x और y की जगह एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। तो जरा देखो, जैसे एग्जांपल नंबर 7 है, एग्जांपल नंबर 7 पेज नंबर 275, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, कई जगह ऐसा होता था कि सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन में हमको वो जो जो पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा होता था। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आर है, ये आर दे रखा है मुझे, पी भी दे रखा है, क्यू भी दे रखा है, वो m1 और m2 पूछ लें, रेशो पूछ लें। तो रेशो को हम हमेशा k:1 मानते थे, और फिर जो k की वैल्यू आ जाती थी उसी को हम बोल देते थे कि यही रिक्वायर्ड रेशो है। समझ रहे हैं? हमने रेशो को k:1 मान लिया। k:1 का मतलब क्या है? k/1। k/1 का मतलब ये हो गया कि जो रेशो है m1/m2 उसको हमने k मान लिया। तो जब हमने उसको k मान लिया तो जो k की वैल्यू आएगी वही रेशो होता है। और k की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में ही आती थी, एनीथिंग अपॉन एनीथिंग करके ही आती थी। तो जैसे एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 देखिएगा। एग्जांपल 7 में ये बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 - 2 3। तो यानी कि एक तो पॉइंट दे रखा है a, 1 - 2 3, एंड जो दूसरा पॉइंट दे रखा है b क्या दे रखा है? 3 4 - 5, 3 4 - 5। और रेशो क्या दे रखा है? 2:3। डिवाइड्स इन द रेशो 2:3। तो m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। m1:m2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। x1 y1 z1 तीनों यहां लिखो, x1 y1 z1। 1 - 2 3, 1 - 2 3। ऐसे ही x2 y2 z2 तीनों की वैल्यू लिखो, 3 4 -5। अब इंटरनल डिवीजन में क्या होगा? इंटरनल डिवीजन तो अगर ये a है और ये b है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा? वही जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। इंटरनल डिवीजन का मतलब इनके बीच में लाई करेगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है वही, यही m1x2 प्लस m2x1। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालना है। छोड़ दूं क्वेश्चन, कर लेंगे? Yes, sir. Yes, sir. इसमें Yes, sir. दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, ये बिल्कुल सेम वही है। बस इसमें एक तीसरा और आ गया, m1z2 प्लस m2z1 अपॉन m1 प्लस m2। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नली डिवीजन आपको करना है, एक्सटर्नल डिवीजन। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 8 देखिए। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आपको ये चीज प्रूव करनी है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये हमारे कोलिनियर हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमें क्या करना है? वैसे तो कोलिनियरिटी प्रूव करनी हमें पता ही है,
कि अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो एक को ए मानो, एक को बी मानो और एक को सी मान लो। ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। अगर कोई भी दो लाइन जो बनती हैं, अगर उनका सम तीसरी के इक्वल आ जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हाँ तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके करना है। तो हमने जो पॉइंट्स हैं उनको मान लिया। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी एंड सी। तो ए है -4 6 और 10, बी है 2 4 6, एंड सी है 14 0 -2। 14 0 -2 ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। चलिए, अब हम जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमको करना है कि ये कोलिनियर है पॉइंट्स या नहीं, तो हम ये कहेंगे लेट देयर बी a point which divides there be a point P which divides AB in the ratio K:1, कि AB को K:1 में डिवाइड करता है कोई एक पॉइंट है P, हमने मान लिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये हो गया बेटा M1, ये हो गया M2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, M1 x2 क्या होगा, K इंटू 2 2K प्लस M2 x1 यानी कि 1 इंटू -4 तो -4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि K+1 कॉमा M1 y2 तो M1 y2 यानी कि K इंटू 4 तो 4K प्लस M2 y1 मतलब 1 इंटू 6 तो प्लस का 6 अपॉन K+1 M1 प्लस M2। फिर अगला देखें M1 Z2 तो M1 Z2 यानी कि K इंटू 6 तो 6K प्लस M2 Z1 यानी कि 1 इंटू 10 तो 6K प्लस 10 अपॉन K+1। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमने माना कि A और B के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है P और वो A और B को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। फिर हम ये कहते हैं कि कि अगर हम K की वैल्यू डाल देते हैं, let us examine the value of K where the point P coincides with point C. Examine the value of K where point P coincides with point C। आपको अब क्या करना है कि K की जो वैल्यू है वो निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है।
और ये मान लेना है कि वो जो पॉइंट P है वो पॉइंट P ना होकर वो पॉइंट C है। देखो कैसे, कि ये तो A था, ये B था, A कितना -4 6 10, B कितना 2 4 6, और आपने बीच में पॉइंट निकाल लिया P। अब आप ये मानो कि ये पॉइंट P ना होकर अगर ये पॉइंट C हो, तो आपको क्या करना है कि आपको इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर रखना है, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y के बराबर, इसका z कोऑर्डिनेट इसके z के बराबर। तो कैसे करेंगे, आप करिए 2k - 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 14। अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2k - 4 इज इक्वल टू 14 इंटू k + 1 क्या हो जाएगा 14k + 14। तो यहाँ से 2k - 14k इज इक्वल टू 14 + 14। 2k - 14k करा तो कितना हो गया -12k इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 6 2 12, 6 3 इतना, तो k की वैल्यू आ गई -3/2। यहाँ से k की वैल्यू -3/2 आ गई। उसके बाद अब क्या करें, अब आप 4k + 6 अपॉन k + 1 को 0 के बराबर रख के देखो। 4k + 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रखकर देखिए। सॉरी 4k + 1 नहीं, 4k + 6, तो k + 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। 4k इज इक्वल टू हो गया -6, तो 2 2 4, 2 3 6, तो k इज इक्वल टू -3/2। यहां से भी यही वैल्यू आ रही है। z कोऑर्डिनेट देखना जरा, 6k + 10 अपॉन k + 1, इसको भी -2 के बराबर, अब z कोऑर्डिनेट के बराबर रखकर देखो, इसको इधर ले गए। 6k + 10 इज इक्वल टू -2 इंटू k कितना हो गया -2k, -2 इंटू 1 कितना हो गया -2, तो 6k + 2k इज इक्वल टू -10 -2, तो 8k इज इक्वल टू -12, 4 2 8, 4 3 12, अगेन k की वैल्यू क्या हो गई -3/2। तो ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये तो पॉइंट C से कोइंसाइड कर रहा है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो आप क्या कहेंगे कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके बाद में ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर, देयरफॉर A, B and C are collinear and C divides AB in the ratio 3:2 externally। बेटा जब भी ये रेशो नेगेटिव में आता है ना, जब भी k की वैल्यू नेगेटिव में आए, तो आप समझ लेना कि डिवीजन इंटरनल ना होकर एक्सटर्नल है। मतलब पहले A लाई करेगा, फिर B लाई करेगा और C बाहर लाई करेगा। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट P जो है, पॉइंट P निकाला, रेशो मान लिया था उसका k:1, और फिर जो भी वैल्यू आई उसको एक एक करके आप, जो इसका x कोऑर्डिनेट आया C वाले के बराबर रखो, y कोऑर्डिनेट आया उसको भी y वाले के बराबर रखो, इसका जो y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट आया इसको C के z कोऑर्डिनेट के बराबर रखो। तीनों वैल्यू रखने पर अगर k की वैल्यू तीनों में सेम आ जाती है तो हम ये कहेंगे कोलिनियर है। अगर एक में भी सेम नहीं आती तो हम ये बोल देते हैं कि कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, और k की वैल्यू -3/2 आने का मतलब क्या है कि वो उसको एक्सटर्नली 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली। मतलब सी पॉइंट बाहर है, ए और बी के बीच में लाई नहीं कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है। समझ गए कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसी तरीके से एग्जांपल 9 10 आप ये ट्राई करिएगा, ये तीनों ही एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। ये मत सोचिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है, एक बार करना, कैलकुलेशन मान सकता हूँ कि लंबी होगी, ठीक है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। एक बार ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा मेरे को।
फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं, देख लीजिए, वो तो हो ही गई हाथ के हाथ ही। और जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड और थर्ड, ये आपको मेनली करनी है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी वो ऑक्टेंट वाली टेबल जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। Thank